Assalamualaikum. I hope you guys are fine. So in this particular video we are going to start our new subject that is CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स. सो यहाँ पे हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 1 है. अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले हमारे पास है क्या. देखें इस कोर्स में पहले वो बता रहा है कि हमने पढ़ना क्या है. सबसे पहले डेटाबेस का डिज़ाइन, फिर कंकरेंसी एंड रोबस्टनेस. अब कंकरेंसी क्या होती है कि काफ़ी एक टाइम पे सिंगल टाइम पे काफ़ी सारे यूज़र्स जो हैं वो अगर डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो क्या उसमें कोई फॉल्ट आ रहा है या फिर आपका जो सिस्टम है वो हैंग हो रहा है या फिर वो हर रिक्वेस्ट को अच्छे से एक्सेस कर पा रहा है. तो ये कंकरेंट होना कहते हैं कि हाँ कोई एप्लीकेशन या डेटाबेस में कंकरेंसी जो है वो कितनी है. फिर रोबस्टनेस क्या होती है कि कोई भी डेटाबेस आपकी या कोई भी डेटा का सिस्टम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो कितना रोबस्ट है, यानी कि वो अपने फेलियर्स या उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको कितने अच्छे से डील कर पा रहा है और अपना जो है वो शॉर्ट सर्किट समझ लें हुए बगैर या अपना अपने आप में एरर लाए बगैर अच्छे से चल पा रहा है. इसको हम बोलते हैं कि रोबस्टनेस, कि वो अपने आप को कितना बचा पा रहा है फेलियर से. इसी तरह एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी की बात करें तो ये इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल अगर एक टाइम पे बहुत सारे यूज़र्स जो है वो डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली डेटा यूज़र्स की ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगी ना. तो फिर उस टाइम पे हम जो है यानी कि जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो कितना एफिशिएंटली यानी कि कितने अच्छे से रिक्वेस्ट को डील कर पा रहा है, इसको हम बोलते हैं कि कोई सिस्टम कितना ज़्यादा एफिशिएंट है. ठीक है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को कैसे वो हैंडल कर रहा है. इसी तरह स्केलेबिलिटी की, फॉर एग्जाम्पल आज आपका सिस्टम 500 यूज़र्स को कैटर कर सकता है, उनकी नीड पूरी कर सकता है. तो कल को हमारी ट्रैफिक ज़्यादा होती है, ऑडियंस ज़्यादा होती है और हम कहेंगे नहीं जी 500 नहीं 5000 लोगों ने आना है, तो आपका सिस्टम जो है वो क्या अपने आप को एक्सपेंड कर पाएगा या नहीं, इसको हम बोलते हैं स्केलेबिलिटी. ठीक है, यहाँ पे ऊपर एक टर्म गुजरा है डेटाबेस डिज़ाइन एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट. ये क्या होता है, ये आने वाली कुछ पेजेस में जो है वो हम देखेंगे इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस. सो फॉर द टाइम बिंग अब हम आगे चलते हैं. यहाँ पे अब वो कह रहा है कि जो भी डेटाबेस होती है यानी कि जो भी कलेक्शन ऑफ डेटा होती है उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उसमें से कलेक्शन में से डेटा को फेच करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, एडिट करने के लिए, डिलीट करने के लिए आपके पास कुछ टूल्स होते हैं, कुछ समझ लें सॉफ्टवेयर्स होते हैं. अब यहाँ पे जो बेसिकली हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे ये दो चीज़ें हैं. एक तो है मैनिपुलेशन लैंग्वेज यानी कि एसक्यूएल क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी वजह से जिसकी मदद से आप कमांड्स दे सकते हैं. इसी तरह CRUD ऑपरेशन उसमें अपने डेटा में परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ आपने क्रिएट करनी है, फॉर एग्जांपल कोई टेबल हो गया या विद इन द टेबल आपने कोई रिकॉर्ड जो है वो एडिट करना है, ऐड करना है, फेच करना है, व्हाटसएवर. इसी तरह से यहाँ पे एक डेटाबेस मैनेजमेंट सर्वर है जो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है एसक्यूएल सर्वर के तौर पे काम करता है. अब एसक्यूएल सर्वर या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक इस तरह का सर्वर है जो एक कनेक्शन या एक लिंक जो है वो क्रिएट कर देता है. किसके दरमियान में, यूज़र के दरमियान में और डेटाबेस, यानी कि इन दोनों के दरमियान में एक कनेक्टिंग लिंक के तौर पर जो है वो एसक्यूएल सर्वर काम करता है. ठीक है, अब अगर हम इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो सबसे पहले अब ये डेटाबेस की जो है वो डेफिनेशन हम देखते हैं. सबसे पहले वो कह रहा है कि डेटाबेस जो है वो एक कलेक्शन है. ठीक है, और ये कलेक्शन जो है वो लॉजिकली रिलेटेड डेटा की कलेक्शन है. यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो एडमिशन लिया और कोई फॉर एग्जांपल वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, इन दोनों के एडमिशन लेने वाले सारे न्यू कमर स्टूडेंट्स का हम डेटा इकट्ठा कर लें और एक जगह पे लिख लें. इस तरह नहीं होना चाहिए, वो डेटा आपस में लॉजिकली रेलिवेंट भी एक दूसरे से होना चाहिए. तो फिर हम कहते हैं कि हाँ जी ये हमारे पास जो है वो एक डेटाबेस क्रिएट हो गई है. ठीक है, इसी तरह से जो डेटाबेस है वो एक डेटा की कलेक्शन होती है. अब ये जो डेटा है वो कोई भी चीज़ हो सकता है, यानी कि किसी भी टाइप का. फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी एग्जांपल को लेके चलें तो फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया तो उस वक्त उनका जो हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे उसमें उनका एड्रेस हो सकता है, उनके मैट्रिक FSC और जो ग्रेजुएशन है उसके मार्क्स उसमें हम ऐड कर सकते हैं. इसी तरह उनकी एज ऐड हो सकती है जो भी उससे रेलिवेंट है. इसी तरह अगर हम फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ का कोई जहाँ पे कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, अगर उसकी हम एग्जांपल्स देखें कि अगर हमने उसका डेटाबेस क्रिएट करना है तो उसके लिए हम जो है उसका एक्सपीरियंस देखेंगे. ठीक है, और वो अगर उस रेलिवेंट क्वालिफिकेशन पे पूरा उतर रहा है या नहीं, और ये सारा कुछ जो है वो हम देखते हैं. तो ये जो है यहाँ पे कुछ डेफिनेशन हैं डेटाबेस की. इसी तरह डेटाबेस की एक और डेफिनेशन है कि डेटाबेस एक डेटा स्ट्रक्चर होती है जो मेटा डेटा को स्टोर करती है. अब मेटा डेटा क्या है, इट इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि मेटा डेटा इज़ द डेटा अबाउट डेटा. अब डेटा अबाउट डेटा यानी कि फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल में जितनी भी जो हैं वो इमेजेस पड़े हुए हैं, फॉर सपोज वो आपको इमेज नज़र आ रहे हैं, लाइक वो डेटा है. लेकिन अगर आप किसी भी इमेज या किसी वीडियो की प्रॉपर्टीज़ में या उसकी डिटेल्स में जाके देखें तो वहाँ पे होगा कि उसकी डायमेंशंस क्या हैं, उसकी रिकॉर्डिंग डेट क्या थी, ये वगैरह. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि मेटा डेटा, यानी कि एक डेटा है आपके पास, एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, उसकी इंटरनल डिटेल्स क्या हैं उसको हम बोलते हैं मेटा डेटा. तो डेटाबेस में हम कहीं ना कहीं इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स को क्रिएट कर रहे होते हैं जो कि मेटा डेटा को स्टोर करते हैं. ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे अब कुछ डेफिनेशन हैं, इनको आपने जो है वो रीड कर लेना है. वन वे और द अदर, ये सबका एक ही मतलब है यहाँ पे.
अच्छा जी, यहाँ पे अब वो कह रहा है कि जो डेटाबेस है वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे अब हम देखेंगे कि डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डिफरेंस क्या है। तो देखें कि डेटाबेस क्या है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट एनीथिंग, कुड बी एनीथिंग। जैसे अब मैं अगर आपको कहूँ कि किसी क्रिकेट प्लेयर की डेटाबेस हमने क्रिएट करनी है, तो क्रिकेट प्लेयर से रेलिवेंट क्या डेटा हो सकता है, उस बंदे यानी उस प्लेयर का कंट्री, उसका नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी स्पेशलिटी कि वो बॉलर है या बैटर है, बैट्समैन है जो भी, और इसी तरह कौन कौन से उसने मैच प्ले किया हुआ है, कितने रन उसने बनाए हुए हैं वगैरह वगैरह। इसी तरह अगर हम मूवीज़ की बात करें तो उस मूवी का नेम, उसका डायरेक्टर कौन था, वो किस लैंग्वेज में है वगैरह वगैरह। तो ये सारा कुछ है डेटाबेस की एग्जांपल्स। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बाकायदा एक ऐसा सिस्टम है या एक पूरा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन समझ लें कि जो हैंडल कर रहा होता है कि जो उसके एंड यूजर्स हैं किसी भी डेटाबेस के, और एक जो बैकएंड पे डेटा पड़ा हुआ है उनका आपस में इंटरेक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो अब हम आगे और एग्जांपल्स देखेंगे, तो हम देखते हैं। इसी तरह यहाँ पे इस पैराग्राफ में उसने बताया हुआ है कि जो डेटा है उसके एट्रीब्यूट्स या उसके बारे में जो हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो यूज़र टू यूज़र वेरी कर सकती है। जैसे अब अगर कढ़ाई गोश्त है फॉर एग्जांपल, अब अगर कोई कुक या शेफ़ उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा तो वो उसके बेसिकली इंग्रेडिएंट्स नोट करेगा कि हाँ मुझे ये इतनी अमाउंट में डालना है, इसको इतनी देर के लिए कुक करना है वगैरह वगैरह। लेकिन हम अगर एज अ यूज़र या एज अ कस्टमर जो है वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करें तो हम कहेंगे कि अच्छा इसकी जो प्राइस थी वो कॉस्ट इफेक्टिव थी या नहीं, उसका टेस्ट कैसा था, या फिर हमें बाकी सर्विसेज कैसी लगी वहाँ पे जहाँ पे भी हमने जाके ये खाया वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से अब इसी तरह ये तो था सारा डेटाबेस के बारे में। अब अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखें तो ये एक सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन या फिर एक ऐसा टूल होता है जो डेटाबेस और उसके यूजर्स को मैनेज करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। फिर इसी तरह डेटाबेस के वगैरह के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो हम आगे जाके जो है वो देखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले डेटाबेस को जो है वो हैंडल करना या क्रिएट करना ज़रूरी क्यों है। तो जब डेटाबेसेस जब तक नहीं क्रिएट की गई थी तब तक जो है वो हम कंप्यूटर फाइल सिस्टम्स यूज़ करते थे, ठीक है। अब कंप्यूटर फाइल सिस्टम्स में क्या होता था कि मैनुअली बहुत सारे जो है वो फाइल्स की फॉर्म में क्लर्क्स वगैरह या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उन चीज़ों को हैंडल करी थी। लेकिन डेफिनेटली वो एक काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेक्टिक और प्रॉब्लमेटिक सा काम था कि एक चेंज करना है तो फाइल्स ढूंढनी पड़ेंगी, फिर उसमें एरर्स के चांसेस ज़्यादा होते थे। लेकिन अब जो है वो जैसे जैसे डेटाबेसेस रिप्लेस कर रही हैं मैनुअल फाइल्स को, तो काम जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान होता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस, उनको आमतौर पे हम दो एरियाज़ में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपके पास होती हैं कमर्शियल एप्लीकेशंस एंड देन आपके पास होती हैं साइंटिफिक एप्लीकेशंस। अब जो साइंटिफिक एप्लीकेशंस होती हैं जिनको हम इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस भी बोलते हैं, उसमें ज़्यादा कंप्यूटेशन, ज़्यादा कैलकुलेशंस, ये सारा कुछ चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन जो कमर्शियल एप्लीकेशंस होती हैं उनमें ऐसे हम बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हम ये देखते हैं कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को हमने कैसे परफॉर्म करना है, हमने ज़्यादा ऑडियंस को कैसे ग्रैब करना है। तो बेसिकली ये डिफरेंस है साइंटिफिक एप्लीकेशंस और कमर्शियल एप्लीकेशंस के दरमियान में, ठीक है। फिर उसके बाद अब वो कह रहा है कि आजकल जो है वो ज़्यादातर कमर्शियल एप्लीकेशंस भी यूज़ हो रही हैं और कहीं ना कहीं हम साइंटिफिक या इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस जो हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं। तो अब डेफिनेटली इस कोर्स का हमारे पास मेन एम क्या है, मेन गोल क्या है कि हमने ये देखना है कि डेटाबेसेस को कैसे क्रिएट करते हैं और ओवरऑल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटाबेस को कैसे क्रिएट करके उसके अंदर इंफॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि जब तक ये हमारे पास डिजिटल या मॉडर्न डेटाबेसेस क्रिएट होने का नहीं था ट्रेंड, उस टाइम पे ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग की जाती थी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो आपके पास टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट था, ठीक है। और ख़ासतौर पे अगर आपके ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो लार्ज हैं तो डेफिनेटली इतने सारे डेटा को हैंडल करना वाज अ बिग डील। तो उसके लिए अब क्या हुआ कि मैनुअल ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को रिप्लेस कर लिया डेटाबेस ने। अब वो कह रहे हैं कि लाजमी तो नहीं है समझना कि पहले आप ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम्स की सारी निटिग्रिटी समझें, उसकी डिटेल्स देखें और फिर आपको जो है वो क्या उसे कहते हैं डेटाबेस का पता चले। लेकिन ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अब पुराने टाइम्स में क्या होता था, यहाँ पे देखें लिखा भी हुआ है टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी कि मैनुअल जब हम कर रहे होते थे, कहीं ना कहीं अभी भी है पाकिस्तान में, लेकिन फ़िलहाल हम देखते हैं कि डेटाबेसेस की हेल्प से कैसे होता है। तो देखें पहले क्या होता था कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वहाँ पे अब एक जो है वो लाइब्रेरी है, देन एक एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है और फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब इन सब की अलग अलग से एप्लीकेशंस क्रिएट की गई। अब जो लाइब्रेरी वाली जो आपके पास एप्लीकेशन है उसमें भी रजिस्ट्रेशन की सारी डेटा फाइल्स होंगी कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो लाइब्रेरी से बुक इशू करवा सकता है वगैरह वगैरह। तो उसके लिए स्टूडेंट्स की डिटेल्स होना ज़रूरी है। इसी तरह एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में रोल नंबर स्लिप्स इशू करने के लिए फिर भी रजिस्ट्रेशन
डेटा सारा उनके पास मौजूद होना चाहिए, उसकी फाइल्स, और इसी तरह रजिस्ट्रेशन के पास तो होनी चाहिए। तो ट्रेडिशनल फाइल में क्या होता था कि जो भी प्रोग्राम है, चाहे वो लाइब्रेरी एप्लीकेशन से रिलेटेड है या वो एग्जामिनेशन एप्लीकेशन से रिलेटेड है, या इसे उनकी आपस में इंटरडिपेंडेंस थी, यानी कि प्रोग्राम यानी कि सीरीज ऑफ स्टेप्स टू परफॉर्म अ सर्टन प्रोग्राम, ये सारा प्रोग्राम के किसी खास काम को कैसे आपने परफॉर्म करना है, और जो डेटा हम उसके अंदर फीड कर रहे हैं, इन दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरडिपेंडेंस थी कि वो एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते थे। ठीक है, तो अब इससे क्या नुकसान होता है कि अगर किसी एक जगह चेंज होना हो तो हमें ऑटोमेटिकली बाकी जगह चेंजेस जो हैं वो करने पड़ रहे थे, तो अगेन वो कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं था। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जो है वो टाइम इफेक्टिव भी नहीं था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो बता रहा है कि यहाँ पे प्रोग्राम एंड डेटा इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा थी किसमें, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में। अगर आपने कोई भी एक चेंज करना होता तो आपको 3 डिफरेंट एप्लीकेशंस में जाके 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स में जाके चेंज करना पड़ता था। अब टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है कि ये चीज़ें जो हैं वो मॉडर्न हो रही हैं, मॉडिफाई हो रही हैं। और अब देखें ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के उसने यहाँ पे 2 आपको जो है वो ड्रॉबैक्स बताएं। एक तो यही कि उसमें जो चेंज करना है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इसी तरह उसने दूसरा ये बताया है कि नॉन शेयरिंग ऑफ डेटा यहाँ पे है। नॉन शेयरिंग ऑफ डेटा हम इसको बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट सिस्टम्स को कोई सेम डेटा स्टोर करना है तो उसको ये नहीं हम करते थे कि भाई एक जगह पे शेयर कर दिया, एक जगह पे स्टोर कर दिया और जिसने भी शेयर करना है वो वहाँ से आके कर ले, बल्कि हम क्या करते थे कि हर किसी का अलग अलग फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एग्जांपल दूँ कि एक ऑफिस है, उसमें 10 कंप्यूटर हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था ट्रेडिशनली कि अगर इंटरनेट या वाईफाई का कनेक्शन चाहिए तो वो एक विद इन द सेम ऑफिस आपको 10 डिफरेंट जगह पे जो है 10 डिफरेंट प्लेसेस पे आपको वाईफाई का कनेक्शन फॉर एग्जांपल कनेक्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन अब मॉडर्न डेटाबेसेस में ये सिनेरियो चेंज हुआ कि एक ही मेन आपके पास राउटर होगा, एक ही मेन आपके पास वाईफाई का कनेक्शन होगा और वहाँ से हम पासवर्ड एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये वैसे ही छोटी सी एग्जांपल है ये बताने के लिए कि डेटा को या रिसोर्सेज को पहले कैसे शेयर नहीं किया जाता था और अब डेटाबेस के स्पेल के साथ साथ उनके आने के बाद क्या हुआ कि हम जो है वो अपने टाइम को, अपनी कॉस्ट को, अपनी एनर्जी को कैसे जो है वो बचा पा रहे हैं और इससे कंकरेंसी भी हमारी ज़्यादा हो रही है, हम शेयर भी कर सक रहे हैं डेटा को एंड ऑल दैट। तो अब यहाँ पे देखें कि ये वही लाइब्रेरी है, एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन, तो हमने इसको ओवरऑल जो है वो पहले वो बता रहा है कि ये जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है इसमें इनकन्सिस्टेंसी जो है वो डेटा की कैसे है। अब यहाँ पे देखें कि अगर फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी में एग्ज़ाम और रजिस्ट्रेशन इन तीनों डिपार्टमेंट्स में मैं क्या करती हूँ कि सेम ही स्टूडेंट है उसका बार बार, अब देखें ये रजिस्ट्रेशन नंबर फिर नेम, फादर्स नेम, फ़ोन, एड्रेस, क्लास, तो ये बार बार जो है वो रिपीट हो रही हैं सब में, सब ये सारी इन्फॉर्मेशन तीनों एप्लीकेशंस में बार बार रिपीट हो रही है, जो एट द एंड ऑफ द डे एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है अपने डेटाबेस में इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे डेटा जो है वो डुप्लीकेट हो रहा था, और जब डेटा डुप्लीकेट होता है तो इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे नेम के जो स्पेलिंग्स हैं अगर लाइब्रेरी में वो एग्जैक्ट चलें, डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक सही सेव हुए हैं, हो सकता है एग्जाम डिपार्टमेंट जब उसको सेव करने लगे ट्रेडिशनली तो वो मेरे स्पेलिंग आगे पीछे कर दे, या हो सकता है कि मेरे फ़ोन नंबर में कोई डिजिट आगे पीछे हो जाए। तो इससे क्या होता है कि इनकन्सिस्टेंसी के कीपिंग ऑफ सेम डेटा अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट्स ये काफ़ी ज़्यादा एक मुश्किल काम बन जाता है। ठीक है, तो जो हमारा डेटा होता है वो इनकन्सिस्टेंसी पे वल्नरेबल रहता है कि हाँ इट इज़ प्रोन टू इनकन्सिस्टेंसी, कि इसमें कोई भी एरर्स या इस तरह की मिस्टेक्स जो हैं वो आ सकती हैं। ठीक हो गया, तो अब क्या हुआ कि हमने डेटाबेसेस के साथ इसको रिप्लेस किया। अब डेटाबेस का क्या एडवांटेज है कि डेटाबेस सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि होता क्या है। अब ऊपर भी वैसे काफ़ी सारी हम डेफिनेशंस देकर आए हैं, अगेन आई रिपीट, इट इज़ अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा डिज़ाइन टू मीट इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ मल्टीपल यूजर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक से ज़्यादा यानी कि काफ़ी सारे यूजर्स ने कोई डेटा फेच करना है या कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो देखनी है, रिट्रीव करनी है, तो उसके लिए क्या होगा कि हम एक शेयर्ड कलेक्शन जो है वो बना देंगे और उस डेटा की जो आपस में लॉजिकली रेलिवेंट भी है, रिलेटेड भी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस। ठीक हो गया, अब यहाँ पे देखें जैसे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका एक सेंट्रल सर्वर हमने बना दिया, एसक्यूएल सर्वर, जिसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सर्वर यहाँ पे बोल रहे हैं। तो अब क्या होगा, जो एंड यूजर्स होंगे फॉर एग्जांपल जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे कि इस डेटाबेस मैनेजमेंट सर्वर से जो है वो इंटरेक्ट करेंगे और ये इन रिटर्न जो है वो इंटरेक्ट करेगा हर स्पेसिफिक या पर्टिकुलर एप्लीकेशन से, और इस तरह से जो है वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव होकर आ जाएगी, फैच होकर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले डेटा को शेयर करना कंपैरेटिवली आसान है, इसी तरह रिडंडेंसी को कंट्रोल किया जा सकता है। अब रिडंडेंसी यानी कि मल्टीपल रिपीटेटिव कंपोनेंट्स, अब इसमें क्या है कि अगर हम एक ही नाम को बार बार स्टोर करें
तो डेटाबेस में भी हम इस तरह करते हैं कि एक रिकॉर्ड को एक से ज़्यादा जगह हमें कहीं ना कहीं कॉपी करना पड़ जाता है, लेकिन वो कंट्रोल्ड होता है, यानी कि हमें पता होता है कि हमारा कोई मेन पर्पज़ है कि हम किसी इन्फॉर्मेशन को कॉपी करना चाह रहे हैं डुप्लीकेट, तो उसमें यानी कि हमारा कोई फ़ायदा है या हम उससे अपना बेटर वे में काम निकलवा पा रहे हैं, और वो कंट्रोल्ड होता है। ये नहीं कि एक फील्ड को आपने कॉपी किया और 1000 जगह पेस्ट कर दिया, जो कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में हो सकता था, ठीक है। इसी तरह इसमें डेटा इंडिपेंडेंस है कि प्रोग्राम्स एंड डेटा दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन ईच अदर एनीमोर, ठीक है। इसी तरह डेटा की इंटेग्रिटी जो है वो हम अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी के वो इंटेग्रिटी यानी कि वो अपनी सेम स्टेट पे अभी तक यानी कि पड़ा हुआ है, या फिर उसमें ऐसा कोई अनरिक्वायर्ड चेंजेस आ गए हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम दोबारा से देखें तो यही जो मैंने अभी आपको बताया कि डेटाबेस जो भी सिस्टम है उसमें काफ़ी सारे फ़ायदे हैं कि हम डेटा को बेटर वे में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है डेटा इंडिपेंडेंस। तो डेफिनेटली जब हमारी जो अंडरलाइंग डिटेल्स हैं वो एंड यूज़र से हिडन होंगी तो मतलब उसको भी उसके लिए कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होगी कि हाँ मैं अपना नॉर्मल डेटा फैच करने गया था और मुझे जो है वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पहले ये समझना पड़ेगा कि हाँ ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है वगैरह वगैरह। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए डेटा इंडिपेंडेंस जो है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें डेटा बेसिस प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह कंट्रोल रिडंडेंसी और बेटर डेटा इंटीग्रिटी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये इसका था फर्स्ट चैप्टर। अब अगर हम देखें इसका लेक्चर नंबर 2, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन के डिफरेंस के बारे में बताया गया। तो ये हम क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि जब भी आपने कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो ये पहला टॉपिक ज़रूर होता है डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस। तो डेटा इज़ अ रॉ मटेरियल या रॉ फैक्ट्स। अब फॉर एग्जांपल डेटा मैं कहूँ कि 1000 स्टूडेंट्स हैं और उनके जो है वो नाम है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल ये भी ना कहूँ मैं एक फील्ड लूँ उसमें काफ़ी सारे नाम हों, फिर कहीं उनकी एज का कोई नंबर डाल दूँ, फिर कहीं उनके परसेंटेज का नंबर डाल दूँ उनके मार्क्स का, ठीक है, कहीं उनके एड्रेस का हाउस नंबर डाल दूँ। तो अब अगर मैं ये ना बताऊँ एक्सप्लिसिटली या क्लियरली कि यहाँ पे परसेंटेज का कौन सा मैंने फील्ड ऐड किया है या फिर नंबर क्या है इसमें से, एड्रेस कौन सा है वगैरह वगैरह, तो वो हमारे पास आ जाता है डेटा। जैसे अब यहाँ पे जो है अगर आपके पास ये एक इंफॉर्मेशन का टेबल है, यहाँ पे देखें अब लिखा हुआ है कि मलिक शरीफ, फिर उसकी एज ऊपर प्रॉपर कॉलम में बताई हुई है, सैलरी बताई हुई है, इसी तरह ऊपर बाकायदा कंपनी का नेम बताया गया है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये एम्प्लॉई नेम, एज एंड सैलरी मैं ना लिखूँ और मैं ऐसे ही लिख दूँ कि मलिक जुनैद 1920, तो नो वन विल बी एवर श्योर कि यहाँ पे मैंने 19 क्या लिखा है और 20 क्या लिखा है। इसको हम बोलते हैं डेटा। लेकिन डेटा को जब हम किसी मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन है जो हमें खास तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। तो जब भी हम डेटा पे कोई प्रोसेसिंग करते हैं, जब हम उस पर कोई वर्किंग करते हैं, तो वो एट द एंड जो है वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये डेटा और इन्फॉर्मेशन में जो है वो हमारे पास डिफरेंस है। ये सारा कुछ इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। फिर इसी तरह डेटाबेस एप्लीकेशन की डेफिनेशन कर लें कि कोई ऐसा प्रोग्राम या ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कोई खास ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए चाहिए होते हैं आपकी डेटाबेस पे। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसी कलेक्शन है सॉफ्टवेयर्स की, ठीक है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम काफ़ी सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स को मिला के एक कलेक्शन की फॉर्म में रख देते हैं, ठीक है। और ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो दो तरह के इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहले जो डेटाबेस में जितना भी डेटा है उसको मैनेज करता है, और फिर वो यूज़र्स, वो एंड यूज़र्स जो उस डेटाबेस के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हैं उनको मैनेज करता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ये दो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ये आपने अच्छे से कर लेने हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी डेटाबेस सिस्टम्स हैं उनके क्या और बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले डेटा की कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, फिर डेटा को हम बेटर वे में सिक्योर कर पाते हैं, नई एप्लीकेशंस को फास्टली डेवलप कर सकते हैं। फिर इस तरह प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इकोनॉमिकल है, इसमें ज़्यादा पैसे जैसे नहीं आपको लगाने पड़ते, पैसे बच जाते हैं। इस तरह कंकरेंसी कंट्रोल है आपके पास, यानी कि एक से ज़्यादा मल्टीपल यूज़र्स जो हैं वो बेटर वे में आपकी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं विदाउट गेटिंग सस्पेंडेड, ठीक है। यहाँ पे आपका सिस्टम भी हैंग नहीं होता। फिर बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स भी अच्छे हैं, यानी कि अगर आपका सिस्टम किसी फेलियर को मीट करता है, कहीं पे फेल हो जाता है या उसका कहीं से ब्रेक डाउन हो जाता है, तो बेटर वे में हम दोबारा अपने सिस्टम के ओरिजिनल स्टेट पे जा पाते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है डेटाबेस का। इन सबको आपने एक बार रीड कर लेना है, लेकिन मेन पॉइंट इस तरह होता है कि शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके पास आ जाता है कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम बेटर है या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स वाला बेटर है, और इसमें से कोई एक सिलेक्ट करें और फिर जो सिलेक्ट कर रहे हैं उसके बेनिफिट्स बताएं। तो इन शॉर्ट तो यही है इनडायरेक्टली, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हाँ हमसे पूछ वो ये रहा है तो आप जो है उसको बेटर वे में कर पाएंगे। और फिर सेकंड नंबर पे हेडिंग्स अगर आपको आती होंगी तो आगे ये डिटेल्स आप बस एक बार रीड कर लें तो आपको आ जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद
यहाँ पे वो कह रहा है कि whenever we have to build a new application to meet the growing needs of the computerized environment, it may be easy due to the following reason, कि जब भी हमें अपने इन्वायरमेंट यानी कि अपने डिजिटल इन्वायरमेंट में या कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में कोई भी नई एप्लीकेशन को बिल्ड करना होता है तो ये आसान है। क्यों? क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल फॉलो नहीं कर रहे, ये इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल डेटाबेसेस फॉलो कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि ऑलरेडी आपकी डेटाबेस में डेटा रिजाइड कर रहा होगा, पड़ा होगा, तो उसमें से कोई चीज़ ऐड ऑन करना कंपैरेटिवली आसान होगा, बजाय इसके कि आप एक नया फाइल सिस्टम दोबारा से क्रिएट करें और स्क्रैच से उसमें सब कुछ बिल्ड करें। ठीक है, फिर उसके बाद समटाइम्स ये भी हो सकता है द डेटा माइट नॉट ऑलरेडी रिजाइड इन द डेटाबेस बट इट कुड बी डिराइव फ्रॉम द डेटा प्रेजेंट इन द डेटाबेस। इसकी ये एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके स्कूल या यूनिवर्सिटी में जब स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ तो वहाँ पे उन्होंने जो है वो एज स्टोर कर लिया आपकी। अब अगर बर्थ ईयर हमसे पूछा जाए और आपके डेटाबेस ने नहीं भी वो बर्थ ईयर अलग से सेव किया तो वो एज से जो है वो इजीली प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि आपका बर्थ ईयर क्या है। या इसी तरह डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी मैंशनड है वहाँ पे और एज मैंशनड नहीं है तो हम डिराइव कर सकते हैं अपने डेटाबेस में से वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर आपको बर्थ ईयर पता है तो हम इजीली जो है वो आपकी एज बता सकते हैं। तो इस तरह से होता है कि अगर डेटाबेस में कोई इन्फॉर्मेशन बाकायदा तौर पर एक्सप्लिसिटली नहीं भी बताई गई तो फिर भी जो है वो डेटाबेस में से हम एक तरह से दूसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन से दूसरी इन्फॉर्मेशन इजीली जो है वो हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह इकोनॉमी ऑफ स्केल में क्या होता है कि चीज़ें जो है वो हमें बार बार फॉर्म्स नहीं क्रिएट करने पड़ते और एक ही चीज़ को हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमारी जो बजट है हमारा वो सही रहता है और आपका जो है वो एक तो ये चीज़ है। इसी तरह इकोनॉमी ऑफ स्केल में ये है कि आपकी स्केलेबिलिटी ज़्यादा हो रही है, यानी कि अगर आपने 10 कंप्यूटर्स की जगह अपने सिस्टम में अपने ऑफिस में 10 की जगह 20 कंप्यूटर्स करने हैं तो अगर आपका पूरा डेटाबेस सिस्टम जो है वो स्केलेबल है तो हम उसको इजीली जो है वो मैनेज कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। ठीक है, स्केल अप कर सकते हैं। फिर इसी तरह बेटर कंकरेंसी कंट्रोल, जैसे अब इसकी ये एग्जांपल है कंट्रोल कंकरेंसी की कि अगर एक बैंक है उसके सेंट्रल जो है वो भी कहीं एक उसका हेड ऑफिस है, ठीक है, किसी बैंक का, और उस बैंक की काफ़ी सारी ब्रांचेस एंड डिफरेंट लोकेशंस पे ऑल ओवर द कंट्री, तो एक टाइम पे उस बैंक की कितने सारी ब्रांचेस में कितने सारे यूज़र्स वो एटीएम मशीन यूज़ कर होंगे। लेकिन अगर वो दरमियान में उनका जो है वो लॉकडाउन डेडलॉक उनका नहीं क्रिएट हो रहा या फिर वो अपनी ट्रांजैक्शंस अच्छे से कर पा रहे हैं, इट मीन्स कि उस पर्टिकुलर सिस्टम का, उस बैंक के उस पर्टिकुलर सिस्टम का कंकरेंसी कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर है। तो इसीलिए मल्टीपल यूज़र्स मल्टीपल डिफरेंट लोकेशंस पे जो है वो अपनी ट्रांजैक्शंस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं बेटर कंकरेंसी कंट्रोल। और किसी भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने डेटाबेस को कितने अच्छे से रन कर पा रहा है, मैनेज कर पा रहा है। फिर इस तरह रिकवरी फैसिलिटी और बेटर बैकअप को मैंने आपको बताया कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिज़ास्टर आ जाता है, कोई फेलियर आ जाता है, तो हम उसको कितना एफिशिएंटली हैंडल कर पाते हैं। इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास बैकअप कितने अच्छे से है, हम उसको कितने जल्दी रिकवर कर सकते हैं उसका डाउन टाइम कम रखे बगैर, कम रखने के साथ। ठीक है, फिर कॉस्ट इन्वॉल्व यहाँ पे कम है। अच्छा, कॉस्ट इन्वॉल्व में ये होगा कि अगर हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की बात करें ये और एक है डेटाबेस, ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल या मॉडर्न है, तो डेफिनेटली जहाँ पे किसी चीज़ की कोई ना कोई पर्क्स हैं वहाँ पे आपको कोई ना कोई उसकी कॉस्ट जो है वो भी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब होता क्या है कि ये जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें कुछ ना कुछ चार्जेस ऐसे हैं जो इनबॉर्न है, लाइक आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते। तो अगर आप अपने ऑफिस को, अपने पूरे सिस्टम को, अपने सर्वर को इस लाइन पे लाना चाहते हैं कि हाँ मैंने डेटाबेस उसमें इंटीग्रेट करनी है ये मॉडर्न वाली, तो डेफिनेटली उसको इंस्टॉल करने के लिए उसमें भी कोई आपको एडिशनल हार्डवेयर चाहिए होगी, कोई खास तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। इनके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ अमाउंट तो पे करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए बाद का हेडेक आपका जो है वो बच जाएगा। तो बेशक इसकी हाई कॉस्ट है लेकिन इसके जो एडवांटेजेस हैं वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द हाई कॉस्ट। फिर इसी तरह कुछ होती है कन्वर्जन कॉस्ट। आप फॉर एग्जांपल डेटाबेस भी यहाँ अगर डिफरेंट टाइप्स के हैं तो आपने स्टार्ट एक तरह की डेटाबेस से लिया था और कल को आपको रियलाइज़ हो कि नहीं मैं अपना जो डेटाबेस है अगर उसमें ये फील्ड ऐड कर दूं या इसको मैं किसी और तरह की डेटाबेस में कन्वर्ट करूं, तो फिर इस तरह नहीं होगा कि हाँ अभी मैंने सोचा और उसको कन्वर्ट कर दिया। जब हम एक प्रॉपर वेल एस्टेब्लिश्ड सिस्टम को दूसरे में स्विच करने लगते हैं तो उसको कन्वर्ट करने के लिए, उसको स्विच करने के लिए उसकी स्विचिंग कॉस्ट या कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो हमें देनी होती है। क्योंकि लाजमी नहीं है कि अगर आपका एक डेटाबेस किसी खास तरह के हार्डवेयर को यूज़ कर रहा था तो दुनिया के सारे डेटाबेसेस वही हार्डवेयर यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो कन्वर्जन कॉस्ट भी आपको कहीं ना कहीं पे करनी पड़ेगी। सो कीप इन माइंड दिस पर्टिकुलर कन्वर्जन कॉस्ट अगर आप अपने डेटाबेस को स्विच करने के लिए सोच रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम रिक्वायरमेंट्स को बिल्ड कर रहे होते हैं तो उसी टाइम पे वन मस्ट बी श्योर कि हाँ
ये रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके लिए ये वाला डेटाबेस या ये वाला मॉडल सूटेबल है। तो अगर आप स्टार्ट में ही अपनी रिक्वायरमेंट्स अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे तो कल को आपको इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको बार बार कन्वर्जन कॉस्ट नहीं लगानी पड़ेगी, ठीक है, या फिर ऐसे कोई हेक्टिक चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। फिर इस तरह रिकवरी के प्रोसीजर समटाइम्स डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपका कोई डेटाबेस क्रैश हो गया किस टाइम पे तो आपको बहुत कोई ज़्यादा आईटी स्किल्स वाला बंदा जो है वो हायर करना पड़ेगा, कोई टेक्निकल टीम आपको हायर करनी पड़ेगी जो आपका डेटाबेस रिकवर करके दे। तो इसके लिए ये भी एक थोड़ा सा ड्रॉबैक हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे डेटा की इंपॉर्टेंस बताई हुई है। अब फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन डिपार्टमेंट है उसमें डेटा पड़ा हुआ है कि अगर इतने 1000 बच्चों ने इस सेमेस्टर में इनरोल किया, एडमिशन लिया, तो उनका ये डेटा है, ठीक है, उनकी डिटेल्स, उनके फ़ोन नंबर्स, उनकी ईमेल्स, फिर उनके अलावा उनके एड्रेसेस, ये सारा कुछ, या उनके मैट्रिक इंटर के मार्क्स, ये सारा कुछ डेटा है। अब डेटा जो है वो एक रिसोर्स के तौर पे काम करता है। अब अगर हम पूछें कि यहाँ पे रिसोर्स क्या होता है तो आपने कहना है कि भाई रिसोर्स कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी, किसी ऑफिस या किसी पर्सन के लिए वैल्यूएबल हो, ठीक है। रिसोर्सेज हम बोलते हैं कि वसाइल हमारे, तो वसाइल डेफिनेटली वो होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, किसी भी ऑफिस के लिए जो चीज़ काम की है वो उसका रिसोर्स है, ठीक है। जैसे अब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो उसकी बिल्डिंग, उसका फर्नीचर, वहाँ के व्हीकल्स, उसका टेक्निकल स्टाफ, उसके मैनेजर्स, उसका सपोर्टिंग स्टाफ, उसकी मशीनरी, ये सारा कुछ उसके लिए रिसोर्स है। जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी के लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ उनके स्टूडेंट्स का डेटा, इसी तरह वहाँ पे उनके इंस्ट्रक्टर्स का डेटा, जो उनके प्रोफेसर्स हैं, फिर उनकी जो रिकॉर्डिंग टीम है, उनकी एडिटिंग टीम है, या इस तरह की सारी जो उनकी डीन है, ये सब उनका डेटा जो है वो एक रिसोर्स के तौर पर काम करता है। अब फिर वो कह रहे हैं कि डेटा को रिसोर्स के तौर पे काम क्यों बोलते हैं, रिसोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कोई प्रॉपर आपने डिसीजन लेना है सही टाइम पे तो उसके लिए डेटा तो चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जांपल अब यूनिवर्सिटी में अगर रिज़ल्ट आउट हुआ है और किसी सब्जेक्ट में काफ़ी सारे बच्चों का एफ ग्रेड है, तो अब ये एक्नॉलेज करने के लिए कि क्या इंस्ट्रक्टर की तरफ से कोई मिस्टेक हुई है, या फिर कोई असाइनमेंट्स इस तरह की दी गई थी, या पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, या बच्चों ने खुद नहीं पढ़ा, या यूनिवर्सिटी ने लेक्चर्स ठीक से रिकॉर्डिंग किए थे, वो सारे डिसीजंस हम कैसे ले पाएंगे, डेटा की हेल्प से। तो डेटा एज अ रिसोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को आपने अपनी लाइफ में या फिर अपने ऑफिस से रिलेटेड या अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, अपनी इंडस्ट्री से, अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है, उसके लिए वो उस तरह का पर्टिकुलर डेटा आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बगैर हम हवा में जो है वो कोई भी डिसीजन अगर ले भी लें, पहली बात तो ले नहीं सकते, और अगर लें भी तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इन द लॉन्ग रन, ठीक है। फिर उसके बाद डेटा के काफ़ी सारे लेवल्स होते हैं। सबसे पहले होता है रियल वर्ल्ड डेटा। रियल वर्ल्ड डेटा जैसे अब फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लेके चलें तो उनके जो एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं, न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स, उनका नेम और उनकी जो सारी इस तरह की एट्रीब्यूट्स हैं वो एक रियल वर्ल्ड डेटा है, क्योंकि वो एंटिटी या वो ऑब्जेक्ट या वो पर्सन रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है मेटा डेटा। मैंने अभी पहले आपको बताया कि मेटा डेटा इज़ द इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेटा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो है नेम है किसी स्टूडेंट का, तो ये तो था रियल वर्ल्ड डेटा। लेकिन अब मैं कहूँ कि नेम को मैंने किस टाइप में, किस डेटा टाइप में स्टोर करना है, तो कैरेक्टर टाइप में। इसी तरह एज है उसको हम इंट में स्टोर करते हैं। इसी तरह आपके पास एड्रेस हो गया उसको स्ट्रिंग में स्टोर करते हैं। फिर आपके मार्क्स जो हो गए उसको इंट में स्टोर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद किसी डेटा टाइप का पर्टिकुलर साइज़ भी होता है कि हाँ इसमें मैक्सिमम इतने बाइट्स जो हैं वो हम रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कि किसी एक एट्रीब्यूट की इंटरनल डिटेल्स कि हमें उसमें कितनी चीज़ें अलाउड हैं, कितनी नहीं है, तो ये सारा कुछ जो है वो मेटा डेटा में आ जाता है। फिर उसके बाद जो एग्जिस्टेंस ऑफ डेटा है उसमें हम ये जो है वो देखते हैं कि इट शोज़ द एक्चुअल डेटा रिगार्डिंग द एंटिटीज़। कि फॉर एग्जांपल रियल वर्ल्ड डेटा में हमने कहा कि किसी स्टूडेंट का नेम होगा, एज होगी। मेटा डेटा में हमने कहा कि नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का या कैरेक्टर टाइप का होगा, उसकी एज जो है वो इंट टाइप की होगी, ठीक है। उसकी बर्थ डेट जो है वो डेट टाइप की होगी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ डेटा में हम क्या बताएंगे कि उसकी कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस क्रिएट करके दिखा देंगे, उसकी कोई पर्टिकुलर एग्जांपल क्रिएट करके दिखा देंगे कि नेम इसमें फॉर एग्जांपल आपने जो है रख दिया एक, फिर उसके बाद उसकी एज रख दी 20-25 जो भी, और इसी तरह उसका सेमेस्टर रख दिया 2-3-4 जो भी। तो इस तरह से जो है वो डेटा की जब हम एग्जिस्टेंस या उसकी इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये एग्जिस्टेंस ऑफ डेटा लेवल है, ठीक है। तो ये आपके जो है वो यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई हुई है कि लेवल्स ऑफ डेटा। सबसे पहले रियल वर्ल्ड डेटा है। रियल वर्ल्ड डेटा यही जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी एट्रीब्यूट, जैसे स्टूडेंट है तो उसका क्लास नेम हो सकता है, उसका सेमेस्टर हो सकता है, उसकी CGPA हो सकती है एंड ऑल दैट। फिर मेटा डेटा में हम किसी भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट या रिकॉर्ड की इंटरनल डिटेल्स देखते हैं कि हाँ उसका साइज़ ये होना चाहिए, उस पर्टिकुलर उसका लाइक जो भी आपने फील्ड रखा है, और उसके अलावा उसकी जो है वो डायमेंशंस ही होनी चाहिए, उसमें उसकी डेटा टाइप की होनी चाहिए।
अब डेटा अकरेंसेस में क्या होगा कि हम जो है वो उसकी एग्जांपल्स क्रिएट कर देंगे। अच्छा, तो फिर इसमें देखें कि यहाँ पे आपके पास जो है ये हो गया। फिर जो यूज़र्स होते हैं एंड यूज़र्स डेटाबेस के, वो यहाँ पे दो तरह के होते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, जिन्होंने जो है वो डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशंस क्रिएट की होती हैं, ठीक है। उनको ज़्यादा आइडिया होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या नीड्स है, उनको क्लियरली पता होता है। ये स्किल्ड पीपल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ एंड यूज़र्स होते हैं। अब एंड यूज़र्स भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बिल्कुल लाइक न्यूली एडमिटेड यूज़र्स, फॉर एग्जांपल जो अब नया नेव यूज़र्स होते हैं कि अभी उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया और उन्हें कोई ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं पता, या उन्हें ये नहीं पता कि किस तरह से जो है वो हमने सिस्टम को यूज़ करना है, ठीक है। और कुछ होते हैं सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स। अब अगर हम व्हाट्सएप की एग्जांपल लें कि ये एक आपके पास एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, तो अब इससे क्या होगा कि कुछ नेव यूज़र्स होंगे कि अगर हम एज एन एंड यूज़र सिर्फ कॉल मैसेजेस के लिए या स्टेटस अपडेट के लिए व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, तो हम इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। फिर कुछ होते हैं सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स, जिन्हें ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है या इंटरेस्ट होता है उनका कि हाँ हमने जो है अगर एप्लीकेशन यूज़ किया तो उसकी इंटरनल डिटेल्स कैसे हैं, या फिर वहाँ पे डेटा को कैसे स्टोर किया गया, और कहीं ना कहीं उनका उससे बेनिफिट लिंक्ड होता है। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप के अगर कोई स्टेक होल्डर्स हैं, कोई बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो उनको जो है वो ज़्यादा कंट्रोल भी होता है इन्फॉर्मेशन का, और उनको पता होता है कि हाँ चीज़ें जो है वो इस तरह से रन कर रही हैं, इस तरह से क्रिएट की गई हैं। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़र हैं। फिर उसके बाद इनको आपने रीड कर लेना। फिर यहाँ पे देखें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। ये जो है वो सबसे ज़्यादा टेक्निकल क्लास है डेटाबेस यूज़र्स की, क्योंकि उनको पता होता है या उन्होंने खुद से डिज़ाइन किया होता है डेटाबेस को, मैनेज वो कर रहे होते हैं। फिर ये एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसके अगर वो आपसे पूछ ले कि क्या क्या फंक्शंस हैं, तो उसका ये रोल है कि आपका डेटाबेस प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। इसी तरह अगर कोई फेलियर आ जाता है तो उसको बैकअप कैसे करना है, उसकी रिकवरी मोड पे कैसे जाना है। तो ये सारी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की होती हैं। इसी तरह डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। स्कीमास की डेफिनेशन, स्कीमास की डेफिनेशन, अब स्कीमा जो है वो एक कलेक्शन है, यहाँ पे देखें आपको जो है वो मिल जाएगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन जितनी भी है उसकी सारी उसके बारे में सारी मेटा डेटा कि उसकी इन्फॉर्मेशन अबाउट द इन्फॉर्मेशन या डेटा अबाउट डेटा, ये स्कीमा कि किस तरह से डेटा स्टोर हुआ है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, फिर उसके कितने कॉलम्स हैं, रोज़ हैं, उसके क्या फील्ड्स हैं वगैरह वगैरह। इसी तरह फिर डीबीए ने ये डिसाइड करना होता है कि डेटा की एक्सेस को कैसे ग्रांट करना है, कौन से यूज़र हैं जिनको एक लेवल की ऑथेंटिकेशन की परमिशन मिलेगी, कौन जो है वो सारा कंट्रोल कर सकता है, या कौन से एंड यूज़र्स बिल्कुल भी इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि उसको रूटीनली हमने मेनटेन कैसे करना है। अच्छा, फिर उसके अलावा डीबीए यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का ये काम होता है कि उसने डिस्क स्पेस को कैसे मॉनिटर करना है कि अगर कोई यूज़र ऐसी रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहा जिससे बहुत ज़्यादा जो है वो साइज़ या स्पेस जो है वो आपकी मेमोरी की लग रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा मल्टीपल यूज़र्स होंगे वो उतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट करेंगे सिस्टम से, और कहीं ना कहीं कैशे में हमारी मेमोरी जो है वो उतनी ज़्यादा यूज़ अप हो रही होती है, ठीक है। इसी तरह जो भी उसकी रूटीन जॉब्स हैं उनको मॉनिटर करना वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद किसी भी डेटाबेस इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो सबसे पहले एक होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सर्वर और एक होती है डेटाबेस। तो डेटाबेस बजाते खुद ये लाइक कलेक्शन होती है डेटा की, और डेटाबेस मैनेजमेंट सर्वर एज एन एसक्यूएल सर्वर काम कर रहा होता है, जो ये बताता है कि हमें डेटा जो है वो कैसे फेच करना है डेटाबेस से, ऑन हाउ टू गेट दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा। अब यहाँ पे एक लाइन है, इन्होंने इसको आपने MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेना है कि डेटाबेस जो है वो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये बताता है कि डेटाबेस से डेटा को किस तरीके से, किस मैकेनिज्म की मदद से आपने डेटा वहाँ से फेच करना है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसी तरह कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं, और वो यानी कि उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये वाला पर्टिकुलर डेटा जो है वो चाहिए। यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बताते हैं DBMS को कि क्या गेट करना है, और फिर DBMS डेटाबेस को बताता है कि कैसे गेट करना है, और जो डेटाबेस डिज़ाइनर्स होते हैं वो डिज़ाइन करते हैं किसको, डेटाबेस को। फिर यहाँ पे देखें जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स होते हैं वो डेवलप करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है यानी कि DB होता है वो मेंटेन करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है DBMS को, और जो डेटाबेस डिज़ाइनर्स होते हैं वो डिज़ाइन करते हैं किसको, डेटाबेस को। तो हर पर्टिकुलर लेवल पे कोई ख़ास तरह की पर्सनल्स, ख़ास तरह के स्टाफ जो है वो इन्वॉल्व होता है, जो कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। फिर इसी तरह वो कह रहे हैं कि अगर एक बार डेटाबेस को जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं, वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रही होती है, अपनी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में आ जाती है, तो फिर जो DB होता है वो अपना चार्ज संभाल लेता है, और फिर वो खास रूटीन एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करता है, यानी कि डेटाबेस की मेंटेनेंस, फिर उसका बैकअप आपने कैसे रखना है, फिर उसकी ऑथेंटिकेशन
यानी कि कौन से लोगों को क्या रोल मिलेगा, रोल की एक्सेस वगैरह वगैरह। इस तरह प्रिंट जॉब्स को मैनेज करना, फिर जो भी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स सप्लाई कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना वगैरह वगैरह। यहाँ पे आप देखें वो बता रहा है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं उनके साथ एंड यूज़र्स इंटरेक्ट करते हैं और उनको बिल्ड कौन करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो है वो DBMS को बताते हैं कि क्या गेट करना है, क्या फेच करना है, और फिर DBMS जो है वो डेटाबेस को बताना है कि कैसे बताता है कि कैसे गेट करना है। तो यहाँ पे आप कुछ यही जो डायग्राम मैंने अभी आपको बताई है यही बताया हुआ है कि DBA जो है वो इंटरेक्ट करता है डेटाबेस डिज़ाइनर के साथ डिज़ाइन फेज़ के दरमियान में। इसी तरह जो DBA है वो मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करता है। इसी तरह जो DBA है वो इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर के साथ। तो देखें DBA जो है उसका काम है उसने एंड यूज़र्स के साथ इंटरेक्ट करना है, ये देखने के लिए कि ऐप जो है वो सही चल रही है, उनके रिव्यूज़ लेने हैं, फीडबैक लेना है, ताकि कल को आने वाला जो नया अपडेट है उसमें उन चीज़ों को इंटीग्रेट किया जा सके। इसी तरह वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स से कम्युनिकेट करेगा, उनकी अलग तरह की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स और कम्युनिकेशन होगी। इसी तरह वो मतलब डेटाबेस डिज़ाइनर से करेगा डिज़ाइन के बारे में कॉन्टेक्ट करने के लिए। तो ये सारा जो है वो सिनेरियो है और ये सारे रोल्स हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 1 and 2। इसमें कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन हो या मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो देन यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड लेट मी नो। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन खुदा हाफिज़।